और मिडिल ईस्ट के महायुद्ध के बीच सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई को लेकर उठ रहे सवाल अब और गहरा गए हैं। दरअसल क्या वो वाकई घायल हैं? क्या उन्हें गुप्त ऑपरेशन में रूस पहुंचा दिया गया है? और अगर ऐसा है तो क्या इस जंग में रूस भी खुलकर उतरने वाला है? ये सबसे बड़ा सवाल इस रिपोर्ट में देखिए। क्या कोमा में है मुज्तबा खामनेई? क्या मुज्तबा ने हमले में पैर गंवा दिए? क्या अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि मुज्तबा खामनेई है कहां, यह ईरान को छोड़कर किसी को नहीं पता। ईरान दावा जरूर कर रहा है कि वो ठीक हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। और अब तो दावा यह किया जा रहा है कि महायुद्ध के बीच पुतिन मुज्तबा को ले उड़े। ईरान अमेरिका के बीच बढ़ती जंग, मिडिल ईस्ट में लगातार बरसती मिसाइलें, और इसी बीच सामने आई एक चौंकाने वाली खबर। दावा किया जा रहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई अब तेहरान में नहीं है। कुवैत के अखबार अल जरीदा की रिपोर्ट के मुताबिक मुज्तबा खामनेई को एक बेहद गुप्त ऑपरेशन में रूस ले जाया गया है। बताया गया है कि गंभीर स्वास्थ्य समस्या और सुरक्षा खतरे को देखते हुए रूस का सैन्य विमान मुज्तबा खामनेई को तेहरान से सीधे मॉस्को लेकर पहुंचा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि मॉस्को पहुंचते ही उन्हें राष्ट्रपति भवन के अंदर मौजूद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी सर्जरी की गई और फिलहाल उनका इलाज जारी है। कहा जा रहा है कि तेहरान में लगातार हो रही बमबारी और हवाई हमलों के बीच उनका इलाज कर पाना मुश्किल हो रहा था। यही वजह रही कि ईरान की सुरक्षा एजेंसीज ने उन्हें देश से बाहर शिफ्ट करने की सिफारिश की। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बातचीत के दौरान उन्हें रूस लाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद एक बेहद गुप्त मिशन के तहत रूसी सैन्य विमान के जरिए मुज्तबा खामनेई को मॉस्को पहुंचा दिया गया। हालांकि इन दावों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि मुज्तबा खामनेई सुरक्षित हैं और उनका इलाज जारी है। लेकिन इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुज्तबा खामनेई की स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया कि मुझे नहीं पता कि मुज्तबा खामनेई जिंदा भी हैं या नहीं। अभी तक किसी ने उन्हें नहीं देखा है। मैं सुन रहा हूं कि शायद वो जिंदा नहीं है, और अगर मुज्तबा खामनेई जिंदा हैं तो उन्हें अपने देश के लिए समझदारी दिखाते हुए आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। दरअसल जब से मुज्तबा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है, तब से वो अमेरिका और इजराइल के निशाने पर है। युद्ध के बीच उनके घायल होने की खबरें भी सामने आई थीं। हालांकि ईरान ने इन खबरों से इनकार किया था। अब सवाल यह है कि क्या सचमुच मुज्तबा खामनेई तेहरान छोड़कर मॉस्को पहुंच चुके हैं? क्या रूस ने ईरान के सुप्रीम लीडर को अपनी सुरक्षा में ले लिया है? और अगर ऐसा हुआ है तो क्या मिडिल ईस्ट की जंग में रूस अब खुलकर मैदान में उतर चुका है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही साफ होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आप भी ये जरूर जानना चाहते होंगे कि ईरान में ये युद्ध आखिर खत्म कब होगा? क्या खाड़ी देशों में शांति की उम्मीद जगेगी? लेकिन ऐसा सोचने वाले लोगों को डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा झटका दे दिया है। दुनिया में 8 जंग रुकवाने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध में सीज फायर से सीधे इनकार कर दिया। यानी अभी और महातबाही मचेगी, अभी और बारूद गिरेगा, अभी और लोग मरेंगे। सीज फायर नहीं, महातबाही आएगी। ना ईरान झुकेगा, ना ट्रंप पीछे हटेंगे। ईरान खून के आखिरी कतरे तक लड़ेगा। ट्रंप नेतन्याहू ईरान को छोड़ेंगे नहीं। अब युद्ध उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां से आगे का रास्ता सिर्फ महातबाही है, महाविनाश है, परमाणु युद्ध है। ईरान सौगंध खा चुका है कि अमेरिका को उसकी गलती का एहसास करवाएगा, तो ट्रंप ईरान को अपने इशारे पर नचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ट्रंप ने दावा करते हुए कहा कि ईरान एक समझौता करना चाहता है और मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी शर्तें अभी उतनी अच्छी नहीं है। इस बीच अमेरिका से यह भी इनपुट मिला है कि व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया है कि फिलहाल उसकी प्राथमिकता सैन्य अभियान जारी रखना है, न कि युद्ध विराम पर चर्चा। यानी ट्रंप कोई समझौते के मूड में नहीं है।
ईरान से कोई कूटनीतिक बातचीत नहीं करना चाहती। उनका मकसद सिर्फ एक है, ईरान को झुकाना, किसी भी कीमत पर। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका और इजराइल के हवाई हमले बंद नहीं होते, तब तक किसी भी युद्ध विराम पर बातचीत संभव नहीं। यानी ईरान भी सीज फायर नहीं चाहता। दरअसल कई देशों ने मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन तेहरान ने अपनी शर्तों से पीछे हटने से इनकार कर दिया। यानी ईरान ट्रंप की शर्तों को नहीं मानेगा, ट्रंप के इशारे पर नहीं चलेगा, वो बदला लेगा। खामनेई की मौत का वो बदला लेगा। अमेरिका इजराइल के हमलों में मारे गए अपने नागरिकों का ईरान ने आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई है। ईरान के विदेश मंत्री कह चुके हैं कि अमेरिका के साथ अभी बातचीत या कूटनीति की कोई संभावना नहीं है। ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान के सुप्रीम लीडर का फैसला अमेरिका नहीं करेगा। ये पूरी तरह ईरान का आंतरिक मामला है। कोई सीज फायर नहीं चाहता, कोई बातचीत के मूड में नहीं है। दोनों पक्ष एक दूसरे को बारूद से जवाब दे रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि ये युद्ध कब थमेगा, मिडिल ईस्ट में और कितना महाविनाश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और क्या हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया में तीसरा वर्ल्ड वॉर करवाएगा? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए ट्रंप एटम बॉम्ब छोड़ेंगे? और आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान को धमकी पर धमकी दे रहे हैं? आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए दुनिया के बाकी देशों से मदद मांगी है? समंदर के इस इलाके को लेकर ईरान का आखिर नया प्लान क्या है? ईरान के विदेश मंत्री ने क्या शर्तें रखी हैं? कंडीशन क्या है? हर सवाल का जवाब देती ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ईरान दो टूक कह चुका है कि हॉर्मुज से अमेरिका और उसके सहयोगियों का एक भी जहाज नहीं निकल पाएगा। ईरानी सेना के दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति को सीधे सीधे चुनौती भी है, ललकार भी। ईरान के इस बारूदी धमकी के मायने अमेरिका बखूबी जानता है। हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए ईरान क्या कर सकता है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ईरान के मिशन हॉर्मुज को फेल करने के लिए ट्रंप अब एक नए प्लान पर काम कर रहे हैं। इस प्लान के बारे में आपको बाद में बताएं, लेकिन उससे पहले आप ट्रंप का हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर नया बयान जान लीजिए। अमेरिका किसी भी हाल में इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को खुला रखेगा। वो देश अमेरिका के साथ आएंगे जो ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने से प्रभावित हैं। उम्मीद है कि चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, यूके और दूसरे देश इलाके में अपने जहाज भेजेंगे। हमने ईरान की 100% सैन्य क्षमता को पहले ही नष्ट कर दिया है। एक तरफ ट्रंप ईरान के सफाई की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रंप बाकी देशों से हॉर्मुज में शिप भेजने की अपील कर रहे हैं। सवाल ये, क्या ट्रंप ईरान से समंदर के इस इलाके में जंग लड़ने से पीछे हट रहे हैं? क्या बाकी देशों को भी इस जंग में शामिल करना चाहते हैं ट्रंप? क्या हॉर्मुज का किला ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है? ईरानी विदेश मंत्री ने साफ लफ्जों में कह दिया, ये रास्ता अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए बंद है। ईरान की धमकी ट्रंप और पेंटागन के अधिकारियों के मंसूबों पर पानी फेर रही है। ट्रंप किसी भी कीमत पर हॉर्मुज पर कब्जा चाहते हैं, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। हॉर्मुज पर ट्रंप की मुश्किलों की 4 वजह जान लीजिए। पहली वजह, ईरान ने इस इलाके में 400 से 500 स्पीड बोट लगा दी है। दूसरी वजह, हॉर्मुज में ईरान ने सी माइंस बिछा दी है जो शिप के टकराने से फट जाते हैं। तीसरी वजह, समंदर में ईरान ने छोटी छोटी फिदाइन पनडुब्बियां तैनात की है। और चौथी वजह, ऊंची पहाड़ियों पर तोपों की तैनाती। एक तरफ जहां ईरान इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील समुद्री मार्ग को ब्लॉक कर अमेरिका पर दबाव बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप इस इलाके को ईरान के चंगुल से छुड़वाने के लिए मरीन कमांडो को उतारने की तैयारी कर रहे हैं। 2500 कमांडोज और 2500 नौसैनिकों को मिलाकर एक फोर्स अमेरिकी नेवी के जहाज यूएसएस ट्रिपोली के जरिए ईरान की तरफ भेजी जा रही है। बताया जा रहा है कि कमांडो ऑपरेशन छोटी टुकड़ियों में होगा। कुछ टुकड़ियों को हॉर्मुज में ईरान के तोपखाने बर्बाद करने की जिम्मेदारी मिलेगी, तो कुछ को हॉर्मुज के किनारे पर तैनात ईरान की IRGC सैन्य यूनिट को खत्म करने का काम दिया जाएगा। कुछ टुकड़ियां हॉर्मुज के रास्ते पर बारूदी सुरंगें बिछा देंगी ताकि किनारे पर मौजूद ईरानी सैन्य टुकड़ियों को मदद न मिल सके। हॉर्मुज के नजदीक तैनात ईरान के मिसाइल केंद्रों को बर्बाद करने में इन टुकड़ियों को अमेरिकी वायुसेना की मदद मिलेगी। इस किस्म की प्लानिंग के साथ अमेरिकी कमांडोज एक ही वक्त में अलग अलग चुनौतियों को निष्क्रिय कर पाएंगे। तो ट्रंप ईरान के खिलाफ अब आर पार की तैयारी में हैं। मरीन कमांडोज को उतार कर ट्रंप अपने मिशन को पूरा करेंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ईरान पूरी ताकत के साथ पलटवार कर रहा है। उस पर न ट्रंप की धमकियों का असर है, न ही अमेरिका की मिसाइलों का। यानी अब साफ है, हॉर्मुज स्ट्रेट की जंग इस युद्ध का नतीजा तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
ईरान और इजराइल के बीच जंग तेज है और इस बीच नेतन्याहू के एक वीडियो को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यह वीडियो ईरान के उस दावे के बाद सामने आया जिसमें ईरान ने एयर स्ट्राइक में नेतन्याहू को मारे जाने को लेकर एक दावा किया था। लेकिन अब वीडियो सामने आने के बाद ईरान ने एक बार फिर से धमकी दी है कि अगर नेतन्याहू जिंदा भी हैं तो फिर ढूंढ कर मारेंगे। आखिर कहां है इजरायली पीएम नेतन्याहू? जिंदा है तो जंग के बीच कहां गायब? मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच सबसे बड़ा सवाल बन गए इजराइल के पीएम नेतन्याहू। ईरान के हमले के बाद अचानक उनकी सार्वजनिक मौजूदगी कम हो गई और वजह है ईरान का वो दावा जिसने अमेरिका और इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि मिडिल ईस्ट की जंग के बीच ईरान ने दावा किया कि एयर स्ट्राइक में नेतन्याहू की मौत हो चुकी है। हालांकि इजराइल की तरफ से इस दावे को तुरंत खारिज कर दिया गया, मगर कई दिनों तक नेतन्याहू के सामने न आने से इजराइल के दावे और इजरायली पीएम की मौत की बात को हवा मिलती चली गई। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल। 13 मार्च को नेतन्याहू ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो जारी किया जिसमें वो ईरान के खिलाफ जंग पर बयान दे रहे थे। लेकिन नेतन्याहू को जिंदा दिखाने के इस वीडियो की पड़ताल ने दुनिया में नई खलबली पैदा कर दी और इस वीडियो ने एक बार फिर इस सवाल को हवा दे दिया कि क्या ईरान के एयर स्ट्राइक में नेतन्याहू की मौत हो चुकी है। आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, उसे समझने के लिए इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में नेतन्याहू के हाथ में 6 उंगलियां नजर आ रही हैं, यानी इस वीडियो में नजर आने वाले नेतन्याहू असली नहीं है, बल्कि ये उनका एआई वीडियो। कई सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स ने इसे डीप फेक वीडियो भी बताया, लेकिन इजराइल ने इन सभी दावों को भी पूरी तरह झूठा और निराधार बताया। इजरायली पीएम ऑफिस ने साफ कहा, नेतन्याहू पूरी तरह सुरक्षित है और सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। नेतन्याहू की मौजूदगी पर मचे घमासान के बीच ईरान की ताकतवर सैन्य इकाई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक बार फिर बड़ा बयान देते हुए ऐलान किया कि अगर बच्चों का हत्यारा नेतन्याहू जिंदा है तो उसे ढूंढ कर खत्म किया जाएगा। इस बयान ने मिडिल ईस्ट की पहले से सुलगती जंग को और भड़का दिया। अब दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या नेतन्याहू सच में सुरक्षित है या फिर ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस जंग में कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। फिलहाल सच क्या है, ये अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इतना तय है कि मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइलों की नहीं, बल्कि सूचना और अफवाहों की भी जंग बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। महायुद्ध की खबरों के साथ हमारा वॉर एडिशन लगातार जारी है, लेकिन इस बीच देश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया, केरल, तमिलनाडु में भी, पुडुचेरी में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया और असम में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान। सभी जगहों पर 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान और साथ ही 4 मई को चारों राज्यों के चुनाव नतीजे जो हैं वो सामने आ जाएंगे। असम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। एक फेज में यहां पर चुनाव होगा, 4 मई को नतीजे आएंगे। तो तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी दलों ने पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं सत्ता बचाने की कहीं चुनौती है तो कहीं पहली बार सरकार बनाने का सपना है। खास करके पश्चिम बंगाल में मुकाबला सबसे ज्यादा दिलचस्प माना जा रहा है। पांच राज्यों में वोट युद्ध, बज गई रणभेरी। बंगाल में चुनाव, किसका चलेगा दांव? ऐलान हो गया है 5 राज्य, 17 करोड़ 40 लाख मतदाता और 824 सीटें। चुनावी मैदान सज गया है और वोट युद्ध का आगाज हो चुका है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में एक चरण में चुनाव होगा, तो वहीं पश्चिम बंगाल में 2 चरण में चुनाव कराए जाएंगे और 5 ही राज्यों के चुनाव परिणाम 4 मई को आएंगे। यानी इस बार 4 राज्यों में सिंगल फेज में चुनाव होंगे।
तो बंगाल में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू कर दी गई। अब जरा डिटेल में जान लीजिए कि राज्यों में कब वोटिंग होगी और कब नतीजे आएंगे। असम में 9 अप्रैल को मतदान होगा, नतीजे 4 मई को आएंगे। केरल में भी 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और यहाँ भी नतीजे साथ ही 4 मई को आएंगे। पुडुचेरी में 9 अप्रैल को एक चरण में मतदान होगा और नतीजे 4 मई को ही आएंगे। और दक्षिण के बड़े राज्य तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक ही चरण में चुनाव कराया जाएगा और यहाँ भी नतीजे 4 मई को ही आएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा सियासी नजर टिकी है पश्चिम बंगाल पर, जहां चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 23 अप्रैल को तो दूसरा फेज 29 अप्रैल को और यहाँ भी नतीजे 4 मई को ही आएंगे। West Bengal, the 294 assembly constituencies, the polling shall be held in 2 phases. The date of poll shall be 23rd of April and 29th of April. And the counting shall be together for all, that is 4th of May. इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा सियासी नजरें पश्चिम बंगाल पर टिकी हैं, क्योंकि यहाँ मुकाबला बेहद हाई वोल्टेज और दिलचस्प होने की उम्मीद है। वोट की जो रिजल्ट घोषणा होगी वो होगी 4 मई। पहली जो डेट है 23 अप्रैल, उसकी देखा जा रहा है उस डेट में 152 सीट पर इलेक्शन होगी। दूसरा जो चरण रहेगा उस पर 142 सीट में घोषणा होगी। ऐसा इलेक्शन कमीशन की तरफ से घोषणा की गई है। बीजेपी जहां बंगाल में पहली बार सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, वहीं टीएमसी का लक्ष्य सत्ता में अपनी लगातार पकड़ बनाए रखना है। दूसरी तरफ कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, जिससे यहां का मुकाबला और भी त्रिकोणीय और दिलचस्प होता नजर आ रहा है। इसके अलावा हुमायूं कबीर भी अपनी नई पार्टी के साथ मैदान में उतरकर मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश में है, जिससे बंगाल की राजनीति में नया समीकरण बनने की चर्चा तेज हो गई है। 5 राज्यों के चुनावी रण में सियासी दलों ने कमर कस ली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता सत्ता की चाबी किसे देती है और किसके हाथ लगती है जीत की बाजी। और इसके लिए 4 मई को आने वाले नतीजों का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और इसे लेकर अभी से जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अभी से ऐलान कर दिया है कि 5 राज्यों में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। सुनिए। चुनाव आयोग के सामने वो चुनौती है कि टीएमसी के गुंडे वहां पे ठीक ढंग से काम करें, वोटर को धमकाए नहीं, वोटर को भड़काए नहीं। चुनाव इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी भारी बहुमत से। 95 चुनाव हारने के बाद अब सैकड़ा लगने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जो निगेटिविटी देश के खिलाफ और हमेशा जो देश के विकास के खिलाफ बोलना, संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बोलना, अब देश उनका सैकड़ा लगाने जा रहा है। सीधा सीधा स्पष्ट है, बंगाल की जो स्थिति है कानूनी व्यवस्था की, उसको देखते हुए 2 चरणों में चुनाव आयोग ने फैसला किया है। मैं उस फैसले का स्वागत करता हूं और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ 5 राज्यों में चुनाव लड़ेगी और हमारे निर्णय, जनता का निर्णय जो है, मैंडेट, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों के लिए सबसे बड़े मुनाफे का सौदा बन गया है, एक बड़ा मौका बन गया है। जमाखोरों ने पैसे कमाने के लिए इस बार आम जनता की सबसे बुनियादी जरूरत यानी कि गैस सिलेंडर को चुना है। मुनाफाखोर जानते थे कि मिडिल ईस्ट में जंग की शुरुआत होते ही दुनिया में तेल और गैस की शॉर्टेज होनी ही है और इसी आपदा को देखकर देश के कालाबाजारियों ने इसे आपदा में अवसर बनाने की कोशिश शुरू कर दी और देश में गैस सिलेंडर की कमी की अफवाह उड़ाकर आम जनता में खलबली मचाने की पूरी कोशिश उनकी तरफ से की गई। एलपीजी की कमी या जमाखोरी बढ़ी? जमाखोरों ने आपदा में अवसर खोजा। जमाखोरों ने निकाली सरकार के दावों की हवा।
ये वो सवाल हैं जो आज हर आम नागरिक की जुबान पर हैं, क्योंकि आम आदमी है एलपीजी के लिए घंटों धूप में भूखा प्यासा लाइन में लगा है और जमाखोर आराम से घरों में बैठकर मौज काट रहे हैं। सरकार लगातार दावे कर रही है कि गैस की कमी नहीं है और जो भी जमाखोरी कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। आज जी न्यूज ने देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर इसी का रियलिटी चेक किया। रियलिटी चेक में जो मिला है आपके सामने है। सबसे पहले आपको भोपाल की तस्वीरें दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे गैस एजेंसी वाले ही जमाखोरों के साथ मिलकर एलपीजी की कालाबाजारी कर रहे हैं। हेलो भैया, गैस टंकी चाहिए थी। हेलो, गैस टंकी चाहिए थी। कौन सी है आपकी? इंडियन की है। मेरे पास किताब भारत की मिल जाएगी। कितने की मिलेगी? बदलाई और 2000 भरवाई, 2300 रुपये लगेंगे। 2000 रुपये भरवाई लगेगी? हाँ, 2000 रुपये भरवाई और 300 बदलाई। पहले तो 1200 में भर जाती थी भैया। अरे 1200 रुपये, आज में 1800 भी देने को तैयार, तुम्हारा कभी नहीं दे रहा हूँ वो सामने वाला। इतनी महंगी हो गई है भैया, माल नहीं आ रहा है। सुना आपने कैसे गैस एजेंसी वाले ही आम जनता को लूटने में लगे हैं। अब जरा सोचिए कि अगर गैस एजेंसी वाले ही जमाखोरी करने में लगे तो उस इलाके की जनता कितनी परेशान होगी। अब आपको मध्य प्रदेश के दूसरे जिले का हाल दिखाते हैं। यहाँ पर जमाखोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो सिलेंडर की कालाबाजारी बिना किसी डर के कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में जमाखोरों ने कालाबाजारी के लिए कमर्शियल सिलेंडर को पोल्ट्री फार्म में छिपा रखा था और यहीं से लोगों को मोटे पैसे में कमर्शियल सिलेंडर देते थे। लेकिन जैसे प्रशासन को इसका पता चला, जमाखोरों पर नकेल कस दी गई। गैस एजेंसियों को सरकार लगातार गैस की आपूर्ति कर रही है ताकि किसी तरह से जनता को परेशानी न हो, लेकिन गैस एजेंसी वालों ने इसे पैसा कमाने का एक जरिया बना लिया। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर गैस एजेंसी वालों ने उपभोक्ताओं की जानकारी के बिना ही गैस सिलेंडरों की बुकिंग करा दी और फिर बाद में इन सिलेंडर की डिलीवरी भी रिकॉर्ड में दिखा दिया। लेकिन जैसे ही योगी फोर्स को इसका पता चला तो योगी फोर्स ने अपने ही अंदाज में एक्शन लिया। जमाखोरों और अफवाह ने देश में खलबली मचा दी है। लोगों के दिलों में चूल्हा नहीं जलने का, खाना नहीं बनने का बेवजह का डर घर कर गया। आम जनता को एलपीजी को लेकर किसी तरह की परेशानी न हो, उनके घरों का चूल्हा आसानी से जले, इसके लिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपनी फोर्स को मैदान में उतार दिया है, जो जमाखोरों और गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कस रही है। कि ये बड़े सिलेंडर्स घरेलू जो एलपीजी है वो है, ऐसे ही छोटे सिलेंडर्स यहाँ पे हैं, वहाँ पे हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अभी भी स्थिति कंट्रोल में है। उसको बिगाड़ने की कोई अगर बात कर रहा है, अफवाह फैला रहा है, कुछ जगहों पर तो है, वाकई है, दिक्कतें हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पर स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। तो वहीं जम्मू की बात करें तो यहाँ पर भोपाल से एकदम अलग ही तस्वीर दिखी। यहाँ पर आम दिनों के जैसे ही गैस की सप्लाई हो रही है। यहाँ पर गैस एजेंसी पर आम दिनों के जैसे ही लोग आ रहे हैं, आराम से गैस सिलेंडर ले रहे हैं। रोज की 16 गाड़ियां गैस आती थी, वैसे ही आ रही है। रोज की 35 से 45 गाड़ियां जो हैं वो फिल होती थी सिलेंडर्स की, वैसे ही हो रही हैं और प्रॉपर सुचारू रूप से यहां पर गैस सप्लाई यहां से हो रही है। ये दिखाता है रियलिटी चेक कि किसी तरह की परेशानी नहीं है। र्यूमर्स पर, अफवाहों पर विश्वास ना करें। अफवाह गैंग इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में पैनिक बटन दबाने का काम कर रही है। इसी वजह से जिनको जरूरत नहीं है वो भी एक्स्ट्रा सिलेंडर की जुगत में लगे हैं, जबकि सरकार ने साफ किया कि देश में पर्याप्त गैस का स्टॉक है। लेकिन जमाखोर गैस एजेंसियों के साथ साठगांठ करके आम जनता को परेशान कर रहे हैं। शहर शहर सिलेंडर की जमाखोरी के खिलाफ छापेमारी चल रही है, एक्शन लिया जा रहा है। राजस्थान के धौलपुर में भी ऐसा ही दिखा। यहाँ प्रशासन ने एक्शन लेते हुए 2 दुकानदारों से 12 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। जी न्यूज ने रियलिटी चेक में पाया कि देश में सिलेंडर की कमी नहीं है, सिलेंडर की कमी दिखाने की साजिश है, जमाखोरी है। इसलिए हमारी भी आपसे अपील है, सिलेंडर को लेकर आने वाली सोशल मीडिया की अफवाहों पर ध्यान ना दें और गैस की बचत करते हुए सही वक्त पर ही अपना सिलेंडर बुक करवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
ईरान के खिलाफ नेतन्याहू और ट्रंप की जंग परमाणु हथियारों को लेकर थी, लेकिन अब मिडिल ईस्ट का यह महायुद्ध तेल पर आकर टिक गया है। वॉर में अमेरिका हो या फिर ईरान, दोनों देश तेल को ही टारगेट कर रहे हैं। एक तरफ ट्रंप ने ईरान के ऑयल हब यानी कि खार्ग आइलैंड पर अटैक किया, तो ईरान ने हॉर्मुज को ब्लॉक करके पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया है। अब इन सब के बीच, मैप आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन सब के बीच ईरान दुनिया के एक और अहम ऑयल रूट को टारगेट करने की तैयारी कर रहा है। और अगर ऐसा हुआ, इस जंग की आग से पूरी दुनिया को जलाने से कोई बचा नहीं सकता। ये सेकंड ऑयल रूट इंपॉर्टेंट क्यों है, ये समझिए। बड़े बड़े फाइटर जेट्स, भारी भरकम मिसाइलें, बारूदी धमाकों की तस्वीर और शहर शहर मौत की दर्दनाक तस्वीर। मिडिल ईस्ट की इस जंग में अमेरिका और इजराइल अपनी ताकत झोंक चुके हैं, लेकिन इसके उलट ईरान है जो न सिर्फ बारूदी पलटवार कर रहा है, बल्कि अपनी रणनीति से पूरी दुनिया को दर्द भी दे रहा है। लेकिन अब मिडिल ईस्ट की ये जंग परमाणु हथियार से निकलकर तेल पर शिफ्ट होती जा रही है। एक तरफ अमेरिका ईरान के ऑयल पावर को टारगेट कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के एक्शन से बौखलाया ईरान मिडिल ईस्ट के तेल को बर्बाद करने के साथ साथ दुनिया को तेल के लिए तरसाने की तैयारी कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करके ईरान ने पहले ही दुनिया को इस महायुद्ध की आंच का एहसास करवा दिया है। और अब ईरान दुनिया के एक और अहम तेल रूट बाब अल मंडेब को टारगेट करने की तैयारी में है। बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य अरब प्रायद्वीप के पास है। बाब अल मंडेब यमन और अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में स्थित जिबूती और इरिट्रिया के बीच स्थित है। ये सुएज नहर तक पहुंचने का एकमात्र सीधा समुद्री मार्ग है जो यूरोप और एशिया को जोड़ता है। लगभग 30 किलोमीटर की चौड़ाई की वजह से इसे चोक पॉइंट कहा जाता है। फारस की खाड़ी से यूरोप और अमेरिका जाने वाला अधिकांश तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। मिडिल ईस्ट के टुकड़ों के बीच से गुजरने वाली ये पतली सी पानी की रेखा दुनिया के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है, और इसी लाइफलाइन को ईरान अपनी कठपुतली मिलिशिया हूती के जरिए ब्लॉक करने की तैयारी में है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के हमलावर रुख से ट्रंप पहले ही आग बबूला है। ट्रंप ने भी ईरान को ईंट का जवाब पत्थर से देने की शुरुआत कर दी है। अब हॉर्मुज से ज्यादा ट्रंप की नजर ईरान के उस खार्ग आइलैंड पर है जिसे ईरान का दिल कहा जाता है। ट्रंप ने खार्ग द्वीप पर बारूद बरसाकर ईरान की ताकत को ध्वस्त करने का ट्रेलर भी दिखा दिया। और आज की तारीख में मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच फारस की खाड़ी में मौजूद ईरान का छोटा सा खार्ग द्वीप इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नया केंद्र बना हुआ है। ईरान के लिए ब्लैक गोल्ड कहे जाने वाले खार्ग आइलैंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजरें क्यों हैं, उसकी वजह भी देखिए। दरअसल इसे ईरान की ऑयल लाइफलाइन कहा जाता है, जो तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ से 90% कच्चे तेल का निर्यात होता है। खार्ग द्वीप पर 3 करोड़ बैरल स्टोरेज की कैपेसिटी है। यहीं से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। रोजाना 70 लाख बैरल तेल की लोडिंग होती है। यानी इतिहास में पहली बार मिडिल ईस्ट के 3 प्रमुख ऑयल पॉइंट हॉर्मुज, बाब अल मंडेब और ईरान का खार्ग एक साथ बारूदी जंग के टारगेट पर आ चुके हैं। अमेरिका इजराइल के साथ ईरान की जंग से हर दिन अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था कांप रही है। लेकिन ट्रंप और खलीफा की अदावत नुकसान का आंकड़ा बढ़ाने पर तुली है। और अगर ईरान ने हॉर्मुज के बाद बाब अल मंडेब में दूसरा मोर्चा खोल दिया तो दुनिया को बारूदी जंग से भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ईरान इजराइल टकराव के बीच पाकिस्तान में भी बेचैनी बढ़ गई है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि इजराइल अगला अटैक उस पर तो नहीं करेगा, क्योंकि रक्षा मंत्री पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ, उनके बयान ने इस आशंका को और हवा दे दी है कि क्षेत्रीय समीकरण बदलने पर पाकिस्तान भी इजराइल की रणनीतिक नजर पर आ सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या वाकई मिडिल ईस्ट की जंग के बाद नेक्स्ट टारगेट जो है इजराइल के लिए वो पाकिस्तान होने वाला है। मिडिल ईस्ट में जंग की आग धधक रही है और इस बीच पाकिस्तान है कि खौफजदा है।
शहबाज और मुनीर को डर इस बात का है कि कहीं ईरान के बाद इजराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान तो नहीं। दरअसल इजराइल इस समय कई मोर्चों पर लड़ रहा है। गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल की जंग जारी है, तो लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी आईडीएफ हमले कर रही है और ईरान के साथ तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और दोनों ही तरफ से हमले जारी हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि इजराइल पाकिस्तान के खिलाफ भी अपना फ्रंट खोल सकता है। और अब तो ये डर और खौफ पाकिस्तानियों की जुबान पर भी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर ईरान में इजराइल का प्रभाव बढ़ता है तो इसका सीधा असर पाकिस्तान तक पहुंचेगा। ईरान के बाद इजराइल भारत और अफगानिस्तान की मदद से पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई इजराइल पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा खतरा है? असल में पाकिस्तान दुनिया के उन देशों में शामिल है जिनके पास परमाणु हथियार मौजूद हैं और जानकार भी इस बात को मानते हैं कि इजराइल किसी भी मुस्लिम बहुल देश के पास न्यूक्लियर हथियारों को लेकर हमेशा चिंतित रहा है। इजराइल की रणनीति ये रही है कि मिडिल ईस्ट में उसकी सैन्य बढ़त बनी रहे और कोई भी मुस्लिम देश इतना ताकतवर ना हो सके जो उसके खिलाफ खड़ा हो जाए। यही नहीं, कई विशेषज्ञ इसे इजराइल के ग्रेटर इजराइल के विजन से भी जोड़कर देखते हैं। इस सोच के मुताबिक अगर कोई मुस्लिम देश परमाणु शक्ति बनता है तो फिर दूसरे इस्लामिक देशों में भी न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की होड़ शुरू हो सकती है। हालांकि जमीनी हकीकत यह भी है कि पाकिस्तान और इजराइल के बीच लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी है। दोनों देश पड़ोसी नहीं हैं और उनके बीच सीधा सैन्य टकराव फिलहाल संभावना से ज्यादा एक राजनीतिक बहस जैसा है। लेकिन समीकरण तब बदल सकते हैं जब बात ईरान की आती है। पाकिस्तान और ईरान के बीच करीब 900 किलोमीटर लंबी सीमा है। ऐसे में अगर ईरान की राजनीति में इजराइल समर्थक ताकतें प्रभावी हो जाती हैं तो उसका असर पाकिस्तान की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। इजराइल की चिंता की एक और बड़ी वजह है पाकिस्तान के बढ़ते सैन्य रिश्ते। हाल के महीनों में पाकिस्तान ने तुर्की और सऊदी अरब के साथ मिलिट्री सहयोग को तेजी से बढ़ाया है। कुछ इजरायली रणनीतिकारों को डर है कि भविष्य में मुस्लिम देशों का कोई सैन्य गठबंधन यानी इस्लामिक नाटो जैसा ब्लॉक बन सकता है जो इजराइल पर दबाव बढ़ाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान में यह बहस तेज हो गई है कि क्या ईरान के बाद इजराइल की नजर इस्लामाबाद पर भी टिक सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।